नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूपीएससी मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जोशीमठ में जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पे लैंड सब्सिडेंस का केस देखा गया है। आप सभी उस चीज़ से सिर परिचित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसके क्या कारण हैं और क्या कोई ऐसी कमिटीज़ और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और क्या उसके समाधान हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम वो सब कुछ जानेंगे, डेप्थ में जानेंगे। बहुत ही फ्रूटफुल सेशन होने वाला है आपके लिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आप इस पिक्चर से आप देख सकते हैं कि जोशीमठ की में जो घर हैं, ऐसे कुछ बहुत सारे घर हैं, दीवारें हैं, रोड्स हैं जो धंस रही हैं। देखिए, अगर आप जो ये पहला फोटो है जहाँ पे आप स्क्रीन पर देखिए, तो ये देखिए घर के नीचे ज़मीन है पूरी धंस गई है। और दूसरे पिक्चर में देखेंगे दोस्तों आप, तो यहाँ पे दीवारें देखिए ऐसे दरक गई हैं और रोड्स देखिए ऐसे यहाँ पे मतलब टूट रही हैं, मतलब धंस रही हैं एक तरीके से। तो लैंड सब्सिडेंस का केस वहाँ पे देखा गया है। दोस्तों, क्या इशू है पहले ये हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये लैंड सब्सिडेंस और ये जो दीवार घरों में क्रैक्स डेवलप शुरू हुए थे, ये अक्टूबर 2021 में देखा गया था पहली बार। उसके बाद दोस्तों जनवरी 2023 11 जनवरी 2023 तक 723 घर वहाँ पे 9 वार्ड हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे मेजर और माइनर क्रैक्स डेवलप हुए हैं, किसी के छतों पे, किसी के दीवालों पे। और मतलब ऐसे अलग अलग जो है घरों में कुछ ना कुछ ऐसे क्रैक्स डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद सरकार ने क्या किया है रिस्पांस में, 145 फैमिलीज़ को या उससे ज़्यादा फैमिलीज़ को टेम्पोरेली कहीं जो है शिफ्ट कर दिया है सेफ्टी लोकेशन पर। और उसके बाद आदेश भी दिया है कि घर तो अभी मतलब कल आप न्यूज़ में पढ़े होंगे कि घर तोड़ने के लिए जो उन्होंने आदेश दिया था उसको जो है बैक कर लिया है। उन्होंने कहा जो होटल्स और रेस्टोरेंट वगैरह हैं और दुकानें वगैरह हैं वो तोड़ी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा क्या इशू है। दोस्तों, जोशीमठ जो है एक्चुअली में है कहाँ पर, ये हम देख लेते हैं लोकेशन। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में एक ज़िला है चमोली, वहीं पर जोशीमठ स्थित है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे है NH7, उसी पर ये जोशीमठ स्थित है दोस्तों। और वो सी लेवल से 6107 फीट हाइट पर है। और वहाँ की जनसंख्या की बात करें दोस्तों, बहुत ही महज 23,000 जनसंख्या वहाँ पर रहती है। लेकिन टूरिस्ट और भी वहाँ के लोग हैं बाहर से जो आते हैं, आर्मीज़ वगैरह से भी मतलब काफ़ी तादाद में वहाँ पे लोग आते हैं। तो क्या क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये जोशीमठ, ये हम जान लेते हैं। देखिए 1962 जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, उसके बाद से ये स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि ये मतलब जो वहाँ के गांव हैं, बॉर्डर गांव हैं इंडिया चाइना बॉर्डर पर, वो इसी जोशीमठ के थ्रू ही जाते हैं। और दूसरा इसलिए दोस्तों क्योंकि एक वहाँ पर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बाराहोती, वो भी जो है इसी रास्ते से होकर मतलब कि जोशीमठ से ही जाती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों क्या है, मतलब अगर हम बात करें रिलीजियस पर्पज से, तो बद्रीनाथ जो हिंदुओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एक रिलीजियस प्लेस है और 4 धाम में भी इसको काउंट करते हैं। और सिखों के लिए दोस्तों यहाँ पर हेमकुंड साहिब है। ठीक है, तो ये बहुत इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों एक इंटरनेशनल स्काइंग साइट है ओली में। ओली वहाँ पे एक 4-5 किलोमीटर पास में पड़ता है, वहाँ पे इंटरनेशनल स्काइंग साइट है। ठीक है, और वैली ऑफ फ्लावर आप सभी इस चीज़ से परिचित होंगे, वहाँ नेशनल पार्क है और यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, और दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो जोशीमठ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आदिशंकर जो है एक भक्ति सेंट हुए थे। उन्होंने यहाँ पर मतलब 4 जगह पूरे इंडिया में 4 जगह मठ अपने इस्टेब्लिश किए थे, जहाँ पर यहाँ पर एक मठ इस्टेब्लिश है, मतलब जो बद्रीनाथ के पास जो जोशी मठ है यहाँ पर उनका एक मठ इस्टेब्लिश है। और जो बाकी 3 है दोस्तों, एक श्रृंगेरी में है, कर्नाटक में है, पुरी उड़ीसा, द्वारका गुजरात में है। ठीक है, तो इसलिए जोशी मठ हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब हम जानेंगे क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो जिससे जोशीमठ सिंक हो रहा है, जो उसके लैंड सब्सिडेंस केसेस देखे गए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब कोई भी डिजास्टर आता है तो उसके हमेशा 2 कारण होते हैं, एक तो नेचुरल कारण होते हैं और एक मैन मेड कारण होते हैं। ठीक है, तो हम पहले समझेंगे कि नेचुरल कारण क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो नेचुरल अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं, तो जो ये जोशीमठ है दोस्तों, ये ओल्ड लैंडस्लाइड, मतलब वहाँ पे कभी लैंडस्लाइड आई थी तो उसी के डिपॉजिट पे ये जोशीमठ मतलब स्थित है। ठीक है, तो इसीलिए अगर मतलब थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है तो काफ़ी मतलब थोड़ा सा भी अगर कुछ ट्रिगर करता है तो ये काफ़ी डिस्टेबलाइज हो सकता है। तो इसीलिए मतलब ये एक फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे जो है जोशीमठ में ये मतलब चीज़ें हो रही हैं। दूसरा कारण क्या है दोस्तों, कि जो ये इंडिया का सीस्मिक जोन है, जिसमें जहाँ पे कहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आ सकते हैं दोस्तों, तो जोशीमठ जो है जोन 5 में आता है, जो सबसे हाईएस्ट रिस्क है। ठीक है, इसलिए जो है ये भी एक कारण है। ठीक है,
और अगला कारण क्या है दोस्तों कि एक्सट्रीम वेदर, जैसा कि जानते हैं कि बिल्कुल वो हाइट पर है, तो वेदर का मतलब जब भी रेनफॉल होगा तो काफ़ी हाई इंटेंसिटी पे होता है और फोकस्ड रेनफॉल होता है, जिससे और भी ज़्यादा वहाँ पे डीस्टेबलाइज मतलब जोशीमठ को कर देता है। तो ये हुए कुछ हमारे नेचुरल फैक्टर्स है दोस्तों। अब हम जानेंगे कि मैन मेड फैक्टर्स मतलब जो मानव जनित क्या कारण हैं जिसके कारण वहाँ पे जोशीमठ में ये चीज़ें हो रही हैं, जो लैंड सब्सिडेंस केसेस देखे गए हैं दोस्तों। देखिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, जैसा कि हमने बताया वहाँ बहुत सारे पिलग्रिमेजेस आते हैं, और हमने बताया क्यों इंपॉर्टेंट है, हिंदू सिख के लिए, आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वहाँ पे एक ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है मतलब लोगों का, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी ऑब्वियस बात है ज़्यादा ही होगा, मतलब मॉल्स रेस्टोरेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं। और दोस्तों क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, टनल्स वगैरह काफ़ी बन रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स काफ़ी वहाँ पे जो एनटीपीसी का उसको अभी हम आगे देखेंगे, और नेशनल हाईवे का वाइडनिंग भी हो रही है, उसको भी आगे देखेंगे। चार धाम यात्रा को जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत जो बन रहा है वो भी अभी हम इसमें देखेंगे, ठीक है दोस्तों। जो सबसे मुख्य कारण बताया जा रहा है मैन मेड फैक्टर्स में, वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। एनटीपीसी का दोस्तों वहाँ पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है, आप सब जानते होंगे, 520 वाट का है, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। उसमें क्या कहा गया था कि 2009 में एक मतलब जब वो उसके अंदर टनल खोद रहे थे वो लोग, तो एक एक्वीफर था जहाँ पे मतलब पानी का स्रोत होता है, तो वो मतलब वहाँ पे वो पंक्चर एक तरीके से वहाँ पे वो ड्रिल कर दिए थे, तो जिससे ऐसा बता रहे थे कि एक सेकंड में 700 लीटर पानी, एक तरीके 700 लीटर से ज़्यादा ही पानी मतलब वहाँ से निकल रहा था, तो जिससे मतलब रिस रहा था, जिससे मतलब धीरे धीरे क्या कहते हैं वहाँ पे डिग्रेड होना, मिट्टियाँ जो है डिग्रेड होना चालू हो गई थी, ठीक है। लेकिन बाद में एनटीपीसी ने वहाँ पे कमेटी बनाई थी, लेकिन उन्होंने जो है बाद में इस चीज़ को नकार दिया था, ठीक है। तो और दूसरा क्या दोस्तों, चार धाम जो प्रोजेक्ट है, चार धाम प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है वहाँ पे नेशनल हाईवे बन रहा है, जितने चार धाम हैं उनको जोड़ा जा रहा है। तो ये 6 किलोमीटर का हाईवे जो है बाईपास, हेलांग मरवाड़ी बाईपास है, जो यहाँ से गुजरता है, वो बीआरओ मतलब जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना रही हैं। और ये जो चार धाम हाईवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये उत्तराखंड से होकर गुजरता है, जैसे हमने देखा 8 किलोमीटर, जो ये इधर से जोशीमठ से वो गुजरता है, 825 किलोमीटर के आसपास टोटल प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो उसके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से भी जो है वहाँ पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जानते हैं बॉम्बार्डिंग की जाती है और ड्रिलिंग की जाती है रोड बनाने के लिए, वो पत्थरों को तोड़ा जाता है, तो उससे भी काफ़ी जो है उसको खतरा है, ठीक है। और अदर फैक्टर क्या है दोस्तों, अदर फैक्टर सबसे बताया गया है कि जो उत्तराखंड का स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी, 2022 की रिपोर्ट में कहा था कि जो वहाँ का ड्रेनेज मतलब जो नालियाँ हैं और जो वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम होता है, जो गंदे पानी निकलते हैं बाथरूम से या फिर जो वॉशरूम से निकलता है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। और मतलब उसमें ये भी बताया गया कि 85% बिल्डिंग जो टाउन में है वो सोकपिट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है वो पानी धीरे धीरे सोखता है और मतलब डिग्रेडेशन जो है धीरे धीरे होता रहता है नीचे। तो ये भी जो है एक फैक्टर बताया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हम जानेंगे कि क्या कोई कमेटी या कोई एक्सपर्ट ऐसा कभी इस पे वार्न किए थे क्या या नहीं, ठीक है। तो 1976 में एक कमेटी बनी थी, एमसी मिश्रा कमेटी। क्यों बनी थी दोस्तों, क्योंकि जो है 1976 में सबसे पहली बार ऐसा कुछ नोटिस किया गया कि लैंड सब्सिडेंस वहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो उस कमेटी ने क्या कहा था वो हम देखेंगे। उन्होंने वार्न किया था दोस्तों कि कोई भी हैवी और अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन टाउन में ना हो, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो ये जोशीमठ है दोस्तों, ये सैंड और स्टोन के डिपॉजिट पे स्थित है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा कोई भी हैवी और कंस्ट्रक्शन ना किए जाए, ठीक है। तो और टाउनशिप के लिए भी कहा था कि ये अनसूटेबल है, ठीक है। तो मतलब ये उन्होंने मेनली कहा था, और कहा था कि अगर बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होगा और बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग किया जाएगा जब भी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, तो उससे जो यहाँ का एक तरीके से इक्विलिब्रियम है वो डिस्टेबलाइज ये पूरा सिस्टम हो सकता है, ठीक है। मतलब जो जोशीमठ का पूरा एक इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने ये वार्न किया था। दूसरा उन्होंने क्या कहा था कि जो शोक पिट्स वहाँ बने हुए हैं वो जो है एक तरीके से कैविटीज़ बना देते हैं अंदर ही अंदर, और वो जिससे क्या होता है डिग्रेड होता रहता है, ठीक है। तो इसके लिए भी उन्होंने चेताया था। और उसके बाद क्या कहा था, और हाँ, तो ये दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसी मिश्रा कमेटी ने पहले ही इनको चेताया था। उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती रहीं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, मतलब हाई पावर कमेटी बनाई थी, जिसके कुछ मेंबर्स ने ये वार्निंग दिया था कि जो चार धाम प्रोजेक्ट है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे 876 किलोमीटर का, उसके अगेंस्ट उन्होंने कहा था कि ये मतलब उचित नहीं है, उसके लिए उनको वार्न भी किया था। लेकिन फिर भी वहाँ पर जो प्रोजेक्ट है मतलब कि बन रहा है, लेकिन अभी तो मतलब उस पर एक तरीके से टेम्पररी बैन कर दिए हैं सरकार ने, ठीक है दोस्तों। अभी कल जो है
इसरो की एक शाखा है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, उन्होंने एक सैटेलाइट इमेजरी शो की है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो लैंड सब्सिडेंस हो रहा है पिछले 12 दिन में, मतलब 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच में 5.4 सेंटीमीटर तक सब्सिडी, मतलब कि वहाँ की ज़मीन धंस गई है। ठीक है, ये इसरो की सैटेलाइट इमेजरी ने शो किया है। लेकिन और फिर मतलब ये कह रहे हैं काफ़ी रैपिडली हो रहा है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 के बीच में जो सब्सिडेंस, मतलब जो ज़मीन धंसी है वो सिर्फ 9 सेंटीमीटर थी, मतलब पिछले 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंस गई है। ठीक है, और पिछले 6 महीने 8 महीने में देखा जाए तो मात्र 9 सेंटीमीटर 8.9 सेंटीमीटर। देखिए इस फोटो में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये शो कर रहा है, यहाँ पर देखिए और इसमें देखिए, कंपेयर आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा कल का न्यूज़ जो इसरो ने शो किया। ठीक है, अब देखिए इसका क्या समाधान है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये हम इस पे चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए मतलब अगर हम पहले सोल्यूशन की बात करें तो मतलब जितने भी वहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं या फिर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है उस पर कंप्लीट शटडाउन लगा दिए जाए। लेकिन अगर हम अर्जेंट जो इमीडिएट सोल्यूशन की बात करें तो पहले जो वहाँ के रेजिडेंट हैं उनको सेफर लोकेशन पर ले जाया जाए और कुछ उनको कंपनसेशन दिया जाए, जो कि उत्तराखंड सरकार ने कहा भी है कि 1.4 लाख रुपीज़ जो है सभी को दिया जाएगा। ये उन्होंने कल अनाउंस किया हुआ, परसों अनाउंस किया, माफ़ करिएगा। उसके बाद उसका दूसरा सोल्यूशन क्या है कि जो ड्रेनेज प्लानिंग, जिसकी हम बात कर रहे थे सोक पिट वगैरह का, और जो वहाँ की नालियाँ हैं वो प्रॉपर तरीके से प्लान्ड नहीं है, जिससे भी पानी रिसता है और कैविटीज़ बनती हैं, तो वो फिर से उसको स्टडी किया जाए और उसको रीडेवलप किया जाए। ठीक है, और तीसरा क्या है दोस्तों कि रीप्लांटेशन किया जाए, मतलब वहाँ पे प्लांटेशन वगैरह किया जाए, ताकि क्या होगा तो ज़मीन जो है ना, जब जड़ें होती हैं वो ज़मीन को पकड़ लेती हैं, मिट्टियों को पकड़ लेती हैं, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा मतलब स्टैग्ड रहेगा। ठीक है, तो उससे भी मतलब ये तो मतलब जो और जो सॉइल, मतलब जो सॉइल होता है मेनली उसको एक तरीके से रिटेन, उसको मतलब पकड़े रहेगा। ठीक है, जो वहाँ के प्लांट्स और जड़ होते हैं, प्लांट्स के जो मतलब कि ट्रीज़ को जो जड़ होते हैं मेनली, मैं उसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये हुआ दोस्तों, ये तीसरा सोल्यूशन हुआ। चौथा क्या दोस्तों? चौथा मतलब अगर हम कहें तो स्टेट गवर्नमेंट को जो है एक साइंटिफिक स्टडी करानी चाहिए सीरियसली, जिससे मतलब जो करंट क्राइसिस हो रही है उसके बाद ही कोई भी वहाँ पे सेटलमेंट किया जाए या फिर जो प्लानिंग वगैरह करना हो सरकार को वो की जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ वो हमारा दोस्तों पूरा जोशी मठ केस से संबंधित जो कुछ भी हो रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।